नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रथम के खंड बा जो कि भूगोल के अंतर्गत आता है, उसमें पहली यूनिट के अंतर्गत पहले टॉपिक के अंतर्गत आने वाले मैदानों का अध्ययन करेंगे। मैदान जो है पहले टॉपिक के अंतर्गत आने वाली विश्व की प्रमुख भौगोलिक स्थलाकृतियों में चौथा स्थान रखते हैं। चौथे स्थान से मतलब पहले स्थान पर आते हैं कौन? पर्वत। पर्वत क्या होते हैं? जो 1000 मीटर, जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है। दूसरा, इनका जो शीर्ष होता है वो शकरा होता है। उसके बाद आती हैं पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ क्या होती हैं? पर्वतों का लघु भाग होती हैं। उनके बाद आते हैं क्या? पठार, जिनके शीर्ष भाग क्या होते हैं? चपटे होते हैं। और उसके बाद आते हैं मैदान, जो क्या होते हैं? अपेक्षाकृत समतल होते हैं। इनका जो ढाल होता है मंद होता है, ऊंचाई बहुत कम होती है और यहाँ पर नदियाँ जो हैं बहुत ही मंद वेग से बहा करती हैं। नदियों का वेग इतना मंद आ जाता है कि उन्हें जरा अवस्था में समझा जाने लगता है। यहाँ पर नदियाँ विसर्पाकार आकार में बहने लगती हैं, जिसे कहा जाता है नदी विसर्प, अर्थात नदियाँ सांप की तरीके से लहराते हुए बहने लगती हैं। और जब कभी नदियों में बाढ़ आती है और नदियाँ का पानी सीधा हो जाता है और ये इस तरीके से आकृतियां छूट जाती हैं, तो इन्हें कहा जाता है गोखुर झील। क्या कहा जाता है? गोखुर झील कहा जाता है। मैदानों की एक विशेषता और बता दूं कि जो मैदान होते हैं उनमें 4 स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, या इनका 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन सा वर्गीकरण? एक होते हैं भाबर प्रदेश, एक होते हैं तराई प्रदेश, एक होते हैं खादर प्रदेश और एक होते हैं बांगर प्रदेश। 4 आधार पर मैदानों को बांटा जाता है। जब नदियां पहाड़ों से सीधा उतरकर मैदानों में आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर चलती हैं, और ये कंकड़ पत्थर जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को वहां पर निक्षेपित कर देती हैं। और जब ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहां पर निक्षेपित हो जाते हैं तो यह इस तरीके की स्थलाकृति बना लेते हैं, जिन्हें कहा जाता है जलोढ़ शंकु। और ये बड़े बड़े पत्थरों की जो स्थलाकृति बनती है, यह स्थलाकृति वाले क्षेत्र कहलाते हैं भाबर प्रदेश। आगे जब नदियां आगे बढ़ती है, फिर वह छोटे छोटे पत्थरों को यहां पर क्या कर देती है? निक्षेपित कर देती है। जब छोटे छोटे पत्थर निक्षेपित हो जाते हैं तो वह क्षेत्र कहलाता है जलोढ़ पंख का क्षेत्र, और जहां पर जलोढ़ पंख पाए जाते हैं वहां का क्षेत्र कहलाता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर मृदा जो होती है बहुत महीन होती है। नदियाँ जो भाबर प्रदेश में भूमिगत हो जाती हैं, अर्थात भूमि में समाहित हो जाती हैं, भूमि के अंदर चली जाती हैं, वह तराई प्रदेश में बाहर आ जाती हैं। बाहर जैसे ही आती हैं तो यहाँ पर दलदलीय क्षेत्र बन जाता है। ये दोनों ही क्षेत्र अनुपजाऊ होते हैं। नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ती हुई मान लीजिए मैदानी भागों में प्रवेश कर गई, मैदानी भागों में आगे बढ़ते जा रही हैं और नदी विसर्प की तरीके से बहने लगी। जब जब इनमें बाढ़ आती है और बाढ़ आकर नवीन जलोढ़ मिट्टी जब इसके किनारों में आ जाती है तो नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान कहलाते हैं खादर क्षेत्र, और जो पुरानी जलोढ़ हो जाती है वो कहलाते हैं बांगर क्षेत्र। ये बहुत आगे की बात है। हम भारत का जब भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल में इन्हीं स्थलाकृतियों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अभी तो हम समझ लेते हैं मैदान को कि मैदान होते क्या हैं। तो मैदान की यदि परिभाषा देखें तो धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल और निम्न भूभाग क्या कहलाते हैं? मैदान कहलाते हैं। ये समतल होते हैं और निम्न भूभाग होते हैं, अर्थात इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है। इनका जो ढाल होता है वो एकदम न्यून होता है, बहुत कम ढाल होता है। पर्वतों की बात करें तो इनका ढाल तीव्र होता है, पहाड़ियों की बात करें तो इनका ढाल भी तीव्र होता है। पर पठारों की बात करें तो इनका जो शीर्ष भाग होता है वो तो चपटा होता है, लेकिन इनके ढाल क्या होते हैं? तीव्र होते हैं। लेकिन यदि हम मैदानों की बात करें तो मैदान कैसे होते हैं? समतल भूभाग होते हैं। इनके जो ढाल होते हैं वो न्यून बहुत कम होते हैं, इसलिए नदियां धीरे 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 कर कर यहाँ से उतरती हुई जाती हैं और आगे जाकर सागर में मिल जाती हैं। नदियों का प्रवाह यहाँ पर क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा।
यदि हम संपूर्ण भूपटल की बात करें कि संपूर्ण भूपटल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पाए जाते हैं, तो मेरे दोस्तों 41% भाग पर क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। जब हमने पर्वत पढ़ा था तो पर्वत का परसेंटेज भी पढ़ा था, जब हमने पठार पढ़े थे तो पठार का प्रतिशत भी पढ़ा था, और यहां पर हम मैदान का प्रतिशत देख रहे हैं कि संपूर्ण भूपटल के 41% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना मैदानों को ही क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, आइए हम उसको समझते हैं। तो दोस्तों जितनी भी संस्कृतियां हैं उनका जन्म कहां हुआ है, मैदानों में हुआ है। और मैदानों में ही क्यों हुआ है, उसका रीजन ये है कि जब नदियां पर्वतों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो यहां पर कौन कौन से मैदानों का निर्माण होता है, यहां पर भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर मैदान और बांगर मैदान का निर्माण होता है। जो खादर मैदान होते हैं वह बहुत ही उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर फसल बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो लोगों को यहां पर खाद्यान्न के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, पेट के भरण पोषण के लिए जिन खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है, उनको वह इन क्षेत्रों में भली भांति उपजा सकते थे। दूसरा, उनके लिए पीने के लिए जो पानी चाहिए, मीठे पानी के स्रोत चाहिए। और नदियां कैसी होती हैं, चूंकि पर्वतों से आ रही होती हैं, पर्वतों से जो पानी गिरता है वह 2 प्रकार से आता है, 3 प्रकार से आता है। या तो जो पृथ्वी के अंदर जल के स्रोत मौजूद होते हैं वह पहाड़ों से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में आया होगा कि अंदर जो जल के स्रोत हैं पहाड़ों से ही क्यों बाहर आते हैं। तो दोस्तों पहाड़ों का निर्माण मैंने बताया था कि पटल विरूपी क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है। इससे इन दोनों के बीच में दरार आ जाती है और इस दरार से जो पृथ्वी के अंदर जल के स्रोत होते हैं वह इस माध्यम से ऊपर आ जाते हैं। दूसरा, वर्षा जो होती है पर्वतीय वर्षा होती है, और पर्वतीय वर्षा से जो बादल जाते हैं वह पर्वतों से टकराकर यहां पर बारिश करने लगते हैं, और जो बारिश का जल होता है वो भी मीठा होता है। और तीसरा स्रोत होता है यहां पर ग्लेशियरों का जमाव, यहां पर बर्फ का जमाव। जब यहां पर तापमान बढ़ता है तो यह बर्फ पिघलने लगती है, और जो बर्फ होती है वो भी मीठे पानी का स्रोत होती है। तो जितनी भी ये नदियां होती हैं वो कैसे होती हैं, मीठे जल का स्रोत होती हैं। और लोगों के लिए चूंकि मैदानी क्षेत्रों में खाने के लिए खाद्यान्न मिल गया और पीने के लिए पानी मिल गया, दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, तो उन्होंने यहां पर बसना प्रारंभ किया। और जितनी भी सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ है वह मैदानी क्षेत्रों से ही हुआ है। आप जब भी भूगोल में जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां पर मैदानी क्षेत्र होगा वहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा होगा, और जहां जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होगा वहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होगा। आप हिमालय वाले क्षेत्र में चले जाइए, आप तिब्बत वाले क्षेत्रों में चले जाइए, वहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होगा। आप मैदानी वाले क्षेत्र मध्य भारत में उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहां पर क्या है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो मृदा होती है वह उपजाऊ होती है, अर्थात लोग कृषि कार्य से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपजा सकते हैं। तो समझ में आया कि इसे सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो मैदानी क्षेत्र हैं यहां पर उपजाऊ मृदा भी है और पीने के लिए मीठे जल के स्रोत भी होते हैं, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। आइए हम देखते हैं मैदानों का वर्गीकरण कि आखिर मैदानों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैदानों को निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम 3 भागों के आधार पर बांटकर पढ़ सकते हैं। एक होता है पटल विरूपणी मैदान। पटल विरूपणी मैदान अर्थात जो पृथ्वी में ऊंचा नीचा स्थान होता है या प्लेटों के संचलन के कारण जिन मैदानों का निर्माण होता है उसे पटल विरूपणी मैदान कहते हैं। एक होता है अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान क्या होता है, जब कभी कोई किन्हीं माध्यमों से किसी सतह का अपर्दन हो, इरोजन हो, उसको तोड़ा फोड़ा जाए और एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाए तो वो कहलाते हैं अपर्दनात्मक मैदान। और एक आता है निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपात्मक में क्या होता है, इन्हीं स्रोतों, चाहे पवन हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे ग्लेशियर हो, यह
अपर्दन के बाद अपक्षय और अपर्दन दो चीजें होती हैं। अपक्षय के बाद जो चीजें, जो चट्टानें टूट जाती हैं, उनको उठाकर एक स्थान पर ले जाकर दूसरे स्थान पर क्या कर दिया जाता है, निक्षेपित कर दिया जाता है। और उस निक्षेपण के द्वारा जिन मैदानों का निर्माण होता है उन्हें निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है। यदि हम अपरदनात्मक मैदान की बात करें तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्रकार के मैदान बनते हैं। एक बनता है संप्राय मैदान, जिसे कहा जाता है पेनी प्लेन। एक बनता है कास्ट मैदान, एक बनता है मरुस्थलीय मैदान और एक बनता है हिमानी निर्मित मैदान। यदि हम निक्षेपात्मक मैदान की बात करें तो यहां पर जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, लावा मैदान का निर्माण होता है, साथ ही साथ यहां पर लोएस मैदान का भी निर्माण होता है। तो ये जो मैदान हैं यह 3 आधार पर बन रहे हैं, 3 प्रकार की निर्माण प्रक्रियाओं के द्वारा बन रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपसे लेंदी प्रश्न पूछ लिया जाता है या 11 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मैदान क्या है, मैदानों की विशेषताएं या मैदानों का वर्गीकरण समझाइए, तो आपको ये चित्र बना देना है। साथ ही साथ इन मैदानों को हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो आपको लिख देना है। तो आपका जो लेंदी वाला क्वेश्चन है, जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, वो पूर्ण हो जाएगा। यदि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है मैदानों के वर्गीकरण से, तो आप सिर्फ चित्र बना देंगे, मैदान की डेफिनेशन लिख देंगे, 1-2 उदाहरण लिख देंगे, तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं पटल विरूपणी मैदान को कि पटल विरूपणी मैदान होता क्या है। भूपटल के उत्थान एवं अवतलन के कारण इनका निर्माण होता है। भूपटल के उत्थान और अवतलन क्या होता है? मतलब जब 2 प्लेटें चल रही होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, और एक दूसरे से जब टकराती हैं तो एक क्षेत्र ऊपर चला जाता है, एक क्षेत्र नीचे आ जाता है, और इनकी टूटन क्रिया के द्वारा यहाँ पर इन मैदानों का निर्माण होता है। पर्वतों पठारों के नीचे जिन मैदानों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है पटल विरूपणी मैदान। जैसे कि भारत के कोरोमंडल के तट पर स्थित जो मैदान है उसे कहा जाता है पटल विरूपणी मैदान का उदाहरण। भारत का आप जब चित्र देखेंगे दक्षिण भारत में यहाँ पर, तो यहाँ कन्याकुमारी से लेकर, किससे, कन्याकुमारी से लेकर यहां पर जो कृष्णा डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा, इसके बीच का जो मैदान है उसे कहा जाता है कौन सा मैदान? कोरोमंडल का तट या कोरोमंडल का मैदान। तो यहां पर जिस मैदान का निर्माण हुआ है वह पटल विरूपणी मैदान की क्रिया के फलस्वरूप ही हुआ है। एक होता है अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान क्या होता है? अपर्दन प्रक्रिया के फलस्वरूप। अपर्दन प्रक्रिया क्या होती है समझा देते हैं हम। तो भूपटल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु अनेक परिवर्तनकारी शक्तियां, जैसे कि नदी हो गई, पवन हो गई, हिमानी हो गई, इनके अपर्दन द्वारा विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अपर्दनात्मक मैदान बनते हैं। देखिए सरल भाषा में समझिए, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऊंची नीची क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, कहीं पर खुरदरी होती है, कहीं पर इस तरीके से चिकनी होती है, कहीं खुरदरी होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, कहीं पर उत्थान होता है, कहीं पर अवतलन होता है। अब जैसे कि वायु है, वायु को पवन मान लेते हैं, जैसे कि पवन है, हिमानी है, जल है, सागरीय जल है, वर्षा का जल है, इनके द्वारा क्या होता है, इनका घर्षण किया जाता है। इनके घर्षण के द्वारा इन जो ऊंची नीची स्थलाकृतियां हैं इनको तोड़ा फोड़ा जाता है, जहां पर गहराई ज्यादा है वहां पर इनका निक्षेप किया जाता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, और समतल मैदान को क्या कहा जाता है? अपर्दनात्मक मैदान कहा जाता है। समझ में आया अपर्दनात्मक मैदान क्या होता है? अपर्दन के द्वारा जिन मैदानों का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है अपर्दनात्मक मैदान। दोस्तों अपर्दनात्मक मैदान कई प्रकार के होते हैं ना, कोई हिमानी द्वारा निर्मित होंगे, तो कोई चूने के द्वारा निर्मित होंगे, तो कोई नदियों के द्वारा निर्मित होंगे। तो अलग अलग माध्यम से इनका निर्माण होने के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। जैसे कि हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से मैदान इनके अंतर्गत आते हैं। पहला मैदान आता है संप्राय मैदान, जिसे कहा जाता है पेनी प्लेन। क्या कहा जाता है? पेनी प्लेन। पेनी प्लेन का निर्माण कैसे होता है? जब नदियां समुद्र तट के निकट पहुंच जाती हैं और नदियों के मार्ग में कोई ऊंचा सा टीला आ जाता है, नदियों का जल बार बार इससे टकराता जाता है, बार बार टकराता जाता है, टकराते टकराते इसका क्या करने लगता है? क्षरण करने लगता है, और क्षरण करते करते इस टीले को किस में परिवर्तित कर देता है? एक समतल मैदान में परिवर्तित कर देता है। आगे जो गहराई ज्यादा थी इसका भाग यहां पर डालकर एक मैदान बना देता है। इस मैदान को कहा जाता है संप्राय
मैदान। क्या कहा जाता है? संप्राय मैदान, और उसी को कहा जाता है पेनी प्लेन। देखते हैं हम, समुद्र तट के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के द्वारा हुआ है उसे संप्राय मैदान कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न आपसे कई बार ये पूछा गया है कि संप्राय मैदान क्या है। 3 नंबर में प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज पूछे, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जलोढ़ मैदान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 क्रियाएं चल रही हैं। क्रियाएं तो वैसे 3 हैं, मुख्यतः आप डिटेल्स में पढ़ रहे हैं 2 क्रियाओं को, एक अपरदन के द्वारा और एक निक्षेपण के द्वारा। तो जो अपरदन के द्वारा मैदान बन रहा है नदियों द्वारा, वो क्या बन रहा है? संप्राय मैदान बन रहा है, पेनी प्लेन बन रहा है। और जो निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप बनेगा वो बनेगा कौन सा? जलोढ़ मैदान। दोनों ही समुद्र के करीब ही बनते हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों बनेंगे एक ही जगह लेकिन क्रिया अलग अलग होती है। एक में टीले को काटा जाता है और एक में मलबा दूर से लाके वहां पर डाला जाता है। तो ये किस मैदान का निर्माण होता है? ये होता है आपका संप्राय मैदान या पेनी प्लेन का निर्माण। उदाहरण के लिए मिसिसिपी बेसिन जो कि उत्तर अमेरिका में है, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार जो कि भारत में स्थित है, इसे रांची का पठार भी कहा जाता है। इसके पास में रांची का जो पठार है वो दोनों ही क्या हैं? संप्राय मैदान के उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न जब आपसे पूछा जाता है तो आपको ये तो लिखना ही होगा कि इनका निर्माण किस प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, दूसरा आपको ये भी लिखना होगा कि इनकी उदाहरण क्या हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा होता है कास्ट मैदान। कास्ट मैदान क्या होते हैं? वे मैदान जिनका निर्माण चूने के घुलन के कारण होता है। तो चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? कास्ट मैदान। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चूने की चट्टानें कैसे घुलती हैं, कैसे इनका निर्माण होता है? तो दोस्तों होता क्या है कि जब वर्षा का जल चूने की चट्टानों पर गिरता है या कोई और माध्यम से जो जल आता है वो चूने की चट्टानों पर गिरता है, तो चूने की चट्टानों में घुलन की क्रिया होती है और घुलन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं वह मिटकर एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं और उनसे जिन मैदानों का निर्माण होता है उन मैदानों को कहा जाता है कास्ट मैदान। क्या कहा जाता है? कास्ट मैदान। जैसे कि हम भारत के जब चित्रकूट में जाते हैं तो वहां पर आपको मैदान देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तरी भाग में जो चित्रकूट का मैदान है वह चूने की अधिकता वाला क्षेत्र है। वहां पर आपने देखा होगा सीमेंट की फैक्ट्रियां भी लगाई गई हैं बहुत सारी। तो वहां पर जो मैदान बना है वो किसका उदाहरण है? वो कास्ट मैदान का उदाहरण है। और यह कहां पर है? भारत के चित्रकूट में, और चित्रकूट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर आता है। एक होता है मरुस्थलीय मैदान। मरुस्थलीय मैदान क्या होते हैं? वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। क्या होता है? जब वर्षा का जल मरुस्थलीय वाले क्षेत्रों में जब वहित होता है, वाही होता है, तो वह अपने साथ क्या लाता है? अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को एक स्थान से बहाकर ले जाता है और जहां पर ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं वहां से उस रेत को अलग करके एक मैदान का निर्माण किया जाता है। उस मैदान को कहा जाता है मरुस्थलीय मैदान। जैसे कि थार का मैदान जो कि भारत में स्थित है, राजस्थान के अंतर्गत आता है, वह मरुस्थलीय मैदान का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक होता है हिमानी निर्मित मैदान। हिमानी जो हिमानियों के कारण निर्मित होते हैं। हिमानियों के द्वारा कैसे होंगे? तो दोस्तों जब हिमानी की बड़ी बड़ी सिल्लियां आगे की ओर जाती हैं तो यह मार्ग में आने वाले ऊंचे ऊंचे टीलों को तोड़ देती हैं, तोड़कर घर्षण कर कर एक मैदान का निर्माण कर देती हैं। जब ये सिल्लियां पिघल जाती हैं, पानी के रूप में आगे निकल जाती हैं, तो यहां पर एक मैदान बना हुआ दिखाई देता है और इन मैदानों को कहा जाता है हिमानी द्वारा निर्मित मैदान। यदि हम उदाहरण की बात करें तो फिनलैंड और स्वीडन में जो भी मैदान पाए जाते हैं वह हिमानी निर्मित मैदान ही कहलाते हैं। तो क्लियर हुआ? ये तो हो गया किसके द्वारा? अपरदन के द्वारा निर्मित मैदान। अब हम बात करते हैं निक्षेपात्मक मैदान की। निक्षेपात्मक मैदान क्या कहलाते हैं? तो अपरदन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग से पदार्थों को ले जाकर उन्हें दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देने से जिन मैदानों का निर्माण होता है उन मैदानों को कहा जाता है निक्षेपात्मक मैदान। समझ में आया? निक्षेपात्मक क्या हो रहा था कि जब अपक्षय के द्वारा कोई चट्टान टूट रही थी, समझा देता हूं और डिटेल्स में। देखिए कोई चट्टान है, समझ लीजिए, है ना, ये चट्टान है और इस पर क्या हो रहा है? सूरज की रोशनी पड़ रही है और आपको पता है किसी सतह पर या कोई ठोस है, यदि उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसके अणु थोड़े दूर दूर जाने लगते हैं। जब ये अणु दूर दूर जाते हैं तो इसका फैलाव होता है और जब यह ठंडी हो जाती है तो इसमें सिकुड़न की अवस्था आ जाती है। मान लीजिए गर्मी की अवस्था थी, दिन की अवस्था थी, ये चट्टान फैलने लगी
और तभी पानी गिर जाता है। पानी गिरने से इन चट्टानों के फैलने के कारण बीच में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे छिद्र आ जाते हैं। इन छिद्रों में पानी भर जाता है। फिर ठंड का सीजन आता है तो ये पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और जब इस तरीके की चीज होती है और चट्टान सिकुड़ती है, क्यों? क्योंकि ठंडी अवस्था में अणु पास पास आते हैं और ये जल के कण बीच में होने के कारण, ये पास में ना आ पाने के कारण, या फिर बार बार फैलने और सिकुड़ने के कारण इनमें टूटन की प्रक्रिया आ जाती है। और टूटन की प्रक्रिया के द्वारा ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ये जो टूटना होता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अपक्षय। और जब कभी किन्हीं माध्यम से, जैसे कि जल हो गया, पवन हो गया, वायु हो गया, कोई भी माध्यम हो गया, है ना, हिमानी हो गया, इनके द्वारा यह टूटी हुई चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, वो अपर्दन। अपर्दन के बाद निक्षेपण कहलाता है। अपर्दन कहलाता है एक जगह से ले जाना और दूसरी जगह पर डालना क्या कहलाता है, निक्षेपण। तो डालने के द्वारा जिन मैदानों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है निक्षेपात्मक मैदान। आइए हम समझते हैं कि निक्षेपात्मक मैदानों के अंतर्गत कौन कौन से मैदान आते हैं। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि विश्व के अधिकांश जो मैदान हैं वो इन्हीं मैदानों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात निक्षेपात्मक मैदानों की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे कि नदियों के द्वारा, नदियों के आसपास जो भी मैदान हैं वो आपको जलोढ़ मैदान के उदाहरण के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इसमें प्रमुख आता है, सबसे प्रमुख स्थान रहता है जलोढ़ मैदान का। जलोढ़ मैदान क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नदियां कहां से निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं, फिर पठार पे जाती हैं, फिर मैदानी भागों में जाती हैं। जब नदियां यहां से निकलकर यहां पर जाती हैं तो आपने देखा होगा यहां से बहुत सारी कंकड़, रेत, मिट्टी, बालू सब कुछ लेके चलती है, यहां से ह्यूमस भी लेके चलती है। और जब वह मैदानी भागों में जाती है तो यहां पर उसकी गति क्या हो जाती है, मंद। क्यों? क्योंकि मैदानी भागों का जो ढाल होता है वो मंद होता है। तो यह यहां पर सर्पाकार आकार में चलने लगती है, सर्प गति में चलने लगती है। जब वह इस गति से चलती है तो यहां पर अपने साथ लाए गए मलबे को यहां पर किनारों पे क्या करने लगती है, निक्षेपित करने लगती है। तो इस निक्षेपण के द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है जलोढ़ मैदान। और जलोढ़ मैदान जो होता है वह दो प्रकार का होता है। इसमें एक क्षेत्र होता है बांगर का क्षेत्र और एक क्षेत्र होता है खादर का क्षेत्र। जब कभी नदियों में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण इसका बहाव कुछ इस तरीके से हो जाता है और यहां पर नदियों का निक्षेपण कर देती है और फिर बाद में उसका आकार ये वाला हो जाता है। तो होता क्या है, जब यहां तक पानी गया तो वह अपने साथ जो मलबा लेके आई थी उसको निक्षेपित यहां तक कर दिया, यहां तक कर दिया। लेकिन फिर कई वर्षों तक जब बाढ़ नहीं आती तो वह नवीन मृदा का निक्षेपण सिर्फ यहां करती है। तो जो नवीन जलोढ़ का निक्षेप होता है वह कहलाता है खादर प्रदेश, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाएगा खादर प्रदेश। और जो दूर वाला क्षेत्र होता है जहां पर कभी कभार जो जलोढ़ आता है उसका निक्षेप होता है उसे कहा जाता है बांगर प्रदेश। क्लियर हुआ? तो खादर और बांगर ये होता है, पुरानी जलोढ़ को बोला जाता है बांगर और नवीन जलोढ़ को बोला जाता है खादर। तो इस तरीके से जिन मैदानों का निर्माण होता है उन मैदानों को क्या कहा जाता है, उन मैदानों को कहा जाता है जलोढ़ मैदान। तो पर्वतों से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाए जाने वाले निक्षेपों के जमाव से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं, जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। ये काफ़ी विस्तृत एवं अधिक उपजाऊ होते हैं। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ भी जलोढ़ मैदान निर्मित होंगे वहाँ की मृदा कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी। और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और जो जलोढ़ मृदा होती है वो बहुत अधिक उपजाऊ होती है। किसके लिए उपजाऊ होती है? तो गेहूँ के लिए, चावल के लिए, खाद्यान्न के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वह जलोढ़ मैदान के अंतर्गत आता है। यह आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहां नदियों के आसपास जो आपको समतल रूप दिखाई दे रहा है वो मैदान है जलोढ़ मैदान। जो मिट्टी है यहाँ पे देखो थोड़ी सी भूरे कलर की होती है, ये मिट्टी जो क्या होती है इसमें उपजाऊपन अधिक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं लावा मैदान की। लावा, आपने जब पर्वत पढ़े थे तो आपने देखा था कि लावा के द्वारा पर्वतों का भी निर्माण हो रहा था, लावा के द्वारा पठारों का भी निर्माण हो रहा था। और अब मैं कहता हूं कि लावा के द्वारा मैदानों का भी निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जब लावा निकलता है ज्वालामुखी से तो वो ऐसे तो जाता है, फिर आगे चल के मैदानी भागों में भी जाता है। कभी कभार इसका इरोजन हो जाता है, इरोजन होने के कारण ये भी मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब यह परिवर्तित हो जाते हैं तो
यहाँ पर काली मिट्टी के क्षेत्र बन जाते हैं और जो काली मिट्टी होती है इसमें जल अवशोषक की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, गन्ने के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और यहाँ पर कपास भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आप भारत में जहाँ भी लावा निर्मित मैदान देखेंगे, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत का मैदान, वो कैसा है? लावा द्वारा निर्मित मैदान है, क्योंकि वहाँ पर कभी कालांतर में ज्वालामुखी उत्पन्न हुए होंगे, लावा का निक्षेप हुआ होगा और फिर लावा के अपक्षय अपरदन के द्वारा वहाँ पर काली मिट्टी का जन्म हुआ और उस मिट्टी के द्वारा ही लावा मैदान का निर्माण हुआ। तो लावा मैदान का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले लावा या अन्य पदार्थों के निक्षेप से निर्मित मैदान लावा निर्मित मैदान कहलाते हैं। उदाहरण में भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर स्थित मैदान क्या कहलाता है? लावा निर्मित मैदान कहलाता है। दोस्तों, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं। जो चीजें हैं जैसे कि लावा निर्मित मैदान मतलब लावा के निकलने से बने मैदान लावा मैदान कहलाते हैं। तो आप इस सरल भाषा में भी यदि आंसर लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न का उत्तर देना है, सही शब्दों में देना है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप ज्योग्राफिकल लैंग्वेज लिखें। आप यदि सीधा लिख देते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के निक्षेप से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? लावा निर्मित मैदान, तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन आपको उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए समझते जाइएगा किसका कौन सा उदाहरण है, कहां पर कौन सा मैदान है और इनका निर्माण कैसे हो रहा है। यह आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहां पर देखिए लावा के द्वारा इस मैदान का निर्माण हो रहा है। आगे बात करते हैं हम लोएस मैदान का। लोएस मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा है? ये मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है। अब यहां पर ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहां पर पवनें बहुत तीव्र गति से चलती हैं। जब पवनें मरुस्थल वाले क्षेत्र से चलती हैं तो वो अपने साथ यहां से क्या कर लेती हैं? इस रेत को उठा लेती हैं। जो छोटी छोटी रेत होती है उसको अपने साथ उठाकर आगे की ओर बढ़ती हैं और जहां पर आगे यहां पर उपजाऊ मृदा का क्षेत्र होता है, यहां पर इस रेत को क्या कर देती है? निक्षेपित कर देती है और इस निक्षेपण के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उस मैदान को कहा जाता है लोएस मैदान। और ये मैदान कैसा हो जाता है? अनुपजाऊ हो जाता है, क्योंकि इस मैदान का निर्माण ही रेत से होता है और रेत वाले क्षेत्र में पानी नहीं पाया जाता और उस मैदान की उपजाऊपन को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो इस तरीके के जो मैदान बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लोएस मैदान कहलाते हैं। और ये मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र या रेगिस्थलीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। पवनों द्वारा अपरदनात्मक कार्यों के पश्चात उड़ाकर लाई गई बालू रेत आदि के निक्षेप से इन मैदानों का निर्माण होता है। उदाहरण में देखें तो चीन के शैनसी प्रांत में निर्मित मैदान इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। मरुस्थल जो है यहाँ पर जो कुछ मैदानों का निर्माण हो गया है, कुछ मात्रा में यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, लेकिन यहाँ की जो मृदा होती है अनुपजाऊ होती है, फसल क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो ये जो मैदानों के निर्माण हुए हैं वो कहलाते हैं लोएस मैदान। तो दोस्तों ये तो हुआ मैदानों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं विश्व के कुछ प्रसिद्ध घास के मैदान। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व में प्रमुख घास के मैदान लिखिए, कौन सा मैदान कहां पर पाया जाता है। तो हम इस टॉपिक को भी यहां पर समाहित कर लेते हैं। जब हम वनस्पति का वर्गीकरण पढ़ेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत ही, तो वहां पर हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, याद करने वाली चीज है, रटने वाली चीज है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे मेंस में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। देखिए जो विश्व के घास के मैदान हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मैदान और एक बांटा गया है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। आप सभी जानते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है वह कहलाता है विषुवत रेखा। इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री रेखा है, कौन सी? 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोला जाता है कर्क रेखा। और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ होती है उसे कहा जाता है क्या? मकर रेखा। तो ध्यान रखना, जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है इनके बीच में सूर्य की किरणें साल भर मतलब इन दोनों के ही बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्लियर है? 21 जून को यहां पर सीधी होती हैं और 23 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी होती हैं। तो क्लियर है? तो यहां पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और क्षेत्रों में तिरछी पड़ेंगी तो तापमान कहां पर ज्यादा होगा? तो कर्क और मकर के बीच में ही तापमान ज्यादा होगा। और इसमें तापमान ज्यादा होने के कारण यहां पर जो भी मैदानों का निर्माण होगा वो कैसे होंगे? उष्णकटिबंधीय मैदान होंगे। बाकी कर्क रेखा और विषुवत रेखा के यदि हम ऊपर की ओर जाएं, दोनों के, चाहे कर्क रेखा के ऊपर की ओर जाएं, यहां ध्रुव है,
यहाँ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, और चाहे हम मकर रेखा के ऊपर की ओर जाएं तो यहाँ पर जितने भी मैदान पाए जाएंगे वो कैसे रहेंगे, शीतोष्ण घास के मैदान रहेंगे। आइए हम कुछ नाम आपको बता देते हैं देशों के, साथ में आपका कार्य रहेगा उन मैदानों को ढूंढना और मैप में उनको फिल करना कि वो मैदान कहाँ पर हैं। प्रकृति मैंने बता दी कि कहाँ पर कौन से मैदान पाए जाएंगे तो उनकी प्रकृति किस तरीके की रहेगी। यदि हम उष्णकटिबंधीय मैदानों की बात करें, घास के मैदानों की बात करें, तो वो हैं लेंटाना जो कि मैक्सिको में पाए जाते हैं, लानोस जो कि वेनेजुएला और कंबोडिया में पाए जाते हैं, सेल्वास जो कि अमेजन घाटी में पाए जाते हैं। अमेजन घाटी कहाँ पर आती है, दक्षिण अमेरिका में आती है। कैंपास या कंपोज जो कि ब्राजील में पाए जाते हैं, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। और शबाना जो कि मध्य पूर्व अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ध्यान रखना ये सारे के सारे घास के मैदान कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में ही पाए जाएंगे। बात करते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो यह कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि यूएसए में पाया जाता है प्रेयरी, हंगरी यूरोप में पाया जाता है पुस्टाच, एशिया में पाया जाता है स्टेपीज, मंचूरिया चीन में कौन सा पाया जाता है, मंचूरिया, और पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में जो कि दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। बेल्ट पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये घास के मैदान हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कौन से घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी प्रकृति क्या है। क्योंकि कोई भी घास का मैदान यदि आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाता है और आपको 2 फैक्ट पता है कि है कहाँ पर, इसकी प्रकृति क्या है, तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेटजी होती है कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लाना, क्योंकि आप हर को 3 नंबर में नहीं बना सकते हैं कि प्रेयरी के बारे में आ जाए तो हम 3 शब्द याद कर लें, पुस्टाच के विषय में आ जाए तो 3 शब्द याद कर लें या 3 लाइनें याद कर लें। नहीं, आप समग्र रूप से उनको करिए कि कौन से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, किसकी प्रकृति कैसी है और कौन से कहां पर पाए जाते हैं। दूसरा, घास के मैदान हैं तो यहां पर घास ही पाई जाएगी, कहीं पर बड़ी घास पाई जाएगी, कहीं पर छोटी घास पाई जाएगी। तो ये आपको यहां पर देख लेना है। और अब आपका होमवर्क है कि ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड का मैप है, यहां पर उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। अब मैंने जो भी आपको घास के मैदान बताए हैं उसको आपको इसमें फिल करना है। जैसे कि हम यहां पर देख लेते हैं, ये कर्क रेखा निकल जाती है यहां से, ये विषुवत रेखा निकल जाती है, और यहां से ये निकल जाती है कौन सी, मकर रेखा निकल जाती है। तो इन तीनों के बीच में ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान रहेंगे, वो आपको फिल करना है। इसके हम उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और यहाँ के दक्षिण की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपका काम है उन मैदानों को इसमें ढूंढना, ये मैप की हार्ड कॉपी निकालना और इसमें इन चीज़ों को फिल करना। तभी आपको लोकेशन वाइज वो चीज़ें याद रहेंगी, बहुत अच्छे से रिवीजन में आपको बहुत अच्छे से सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैदान वाला टॉपिक खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे नदियों का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।